आज हम भारत के सबसे पुराने और शायद सबसे तर्कसंगत दर्शनों में से एक सांख्य पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा दर्शन है जो मतलब पूरे ब्रह्मांड को और हमारे होने के एहसास को सिर्फ दो मूल चीजों में बांटकर देखता है, पुरुष और प्रकृति। और देखिए, हमारे आज के विमर्श का जो सवाल है वो अपने आप में एक पहेली जैसा है। अगर चेतना, जिसे सांख्य पुरुष कहता है, और ये भौतिक दुनिया, जिसे वो प्रकृति कहता है, दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया हैं जो कभी एक दूसरे से मिलती ही नहीं, तो फिर हम और आप इस शरीर में बैठकर ये बातचीत कैसे कर रहे हैं? क्या सांख्य का ये सिद्धांत आज भी हमारे किसी काम का है? हमें दुखों से बाहर निकाल सकता है, या ये सिर्फ एक बहुत उलझी हुई दार्शनिक थ्योरी बनकर रह गया है? मेरा मानना है कि सांख्य सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि चेतना को समझने का एक बहुत ही गहरा और एक तरह से वैज्ञानिक नजरिया है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि हम असल में कौन हैं, और इसी समझ से ज्ञान का रास्ता खुलता है। और मेरा तर्क ये रहेगा कि सांख्य का ये जो कठोर बंटवारा है वो सुनने में चाहे जितना भी तार्किक लगे, असल जिंदगी में चेतना और पदार्थ के रिश्ते को समझाने में पूरी तरह से नाकाम रहता है। ये जवाब देने से ज्यादा सवाल खड़े कर देता है। देखिए, सांख्य की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये किसी भगवान या किसी धार्मिक किताब पर आधारित नहीं है। इसका नाम ही सांख्य है, जिसका मतलब है गिनती या विश्लेषण। ये हर चीज का विश्लेषण करता है और ये कहता है कि अस्तित्व में बस दो ही सच है। एक है पुरुष, यानी हमारी चेतना, जो कुछ करती नहीं, बस देखती है। वो एक शांत स्थिर दर्शक की तरह है। और दूसरी है प्रकृति, यानी वो ऊर्जा जिससे ये पूरी दुनिया, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, सब कुछ बना है। और यहीं पर सांख्य एक चौंकाने वाली बात कहता है। वो कहता है कि आपकी असल चेतना, आपका असली मैं कुछ करता ही नहीं है। वो सोचता नहीं, महसूस नहीं करता, कोई फैसला नहीं लेता। वो सिर्फ एक खाली स्क्रीन की तरह है जिस पर दुनिया की फिल्म चल रही है। ये सोचना ही अपने आप में एक क्रांति है। ये उस सबसे बड़े सवाल का जवाब है, मैं कौन हूं? हम ये शरीर नहीं, ये बदलते हुए विचार नहीं, हम वो देखने वाले चेतना है। सच कहूं तो कई सालों तक मैं भी इसी तर्क से बहुत प्रभावित थी। ये बहुत साफ और सरल लगता है ना? लेकिन फिर मुझे एक सवाल परेशान करने लगा कि अगर पुरुष इतना अलग, इतना निष्क्रिय और बस एक दर्शक है, तो वो इस दुनिया के खेल में फंसता ही क्यों है? ये धोखा, ये अज्ञान, ये पैदा कैसे होता है कि वो शुद्ध चेतना खुद को इस शरीर और मन से जोड़ने लगती है? सांख्य ये तो बताता है कि यही जुड़ाव हमारे सारे दुखों की जड़ है, लेकिन ये कभी ठीक से नहीं समझा पाता कि एक पूरी तरह से शांत, अलग थलग चेतना और एक बिना चेतना वाली, मतलब जड़ प्रकृति के बीच ये रिश्ता शुरू कैसे हुआ। ये तो ऐसा हुआ कि आप ये तो बता रहे हैं कि बीमारी क्या है, पर ये नहीं बता रहे कि वायरस शरीर में घुसा कैसे। ये असल में एक पहेली को सुलझाने की बजाय एक नई पहेली बना देता है। आपने फंसने या जुड़ने की बात की, लेकिन सांख्य दर्शन ये नहीं कहता कि पुरुष सच में प्रकृति से जुड़ता है। ये सिर्फ एक भ्रम है, एक परछाई जैसा। लेकिन इस पर हम बाद में आएंगे, पहले इसकी वैज्ञानिक सोच पर बात करते हैं। सांख्य का दुनिया बनने का जो सिद्धांत है वो कमाल का है। ये बताता है कि कैसे उस एक प्रकृति से ही क्रमिक रूप से सब कुछ विकसित होता है। सबसे पहले एक तरह की क्या कहते हैं, ब्रह्मांडीय बुद्धि उभरती है, जिससे मैं होने का भाव यानी अहंकार पैदा होता है। और फिर इसी अहंकार से हमारा मन और हमारी इंद्रियां बनती हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, किसी चमत्कार या किसी ईश्वर की मर्जी का नतीजा नहीं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आज का विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड अपने नियमों के हिसाब से चलता है। उसे चलाने के लिए किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है। मैं समझ रही हूँ आप इसे वैज्ञानिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ये वैज्ञानिक शब्द का सही इस्तेमाल नहीं है। ये एक दार्शनिक सोच है, विज्ञान नहीं। विज्ञान सबूतों पर, प्रयोगों पर और वेरिफिकेशन पर टिका होता है। आप पुरुष प्रकृति या उसके 3 गुणों सत्व, रजस और तमस को किसी लैब में टेस्ट नहीं कर सकती। उन्हें कैसे मापेंगे? विज्ञान सबूतों के आधार पर बताता है कि जीवों का विकास कैसे हुआ, जबकि सांख्य एक तार्किक क्रम बताता है जिसकी कोई भौतिक पुष्टि नहीं हो सकती।
और फिर ये कहना कि बिना चेतना वाली प्रकृति एक शांत पुरुष के लिए ये सारा खेल रचती है ताकि पुरुष को आज़ादी मिल सके, ये एक बहुत गहरी दार्शनिक मान्यता है, कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं। ये तो ऐसा है जैसे कोई कहे कि सड़कें इसलिए बनी हैं ताकि गाड़ियों को आज़ादी मिल सके। विज्ञान क्यों से ज्यादा कैसे पर ध्यान देता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि इसे लैब में साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी वैज्ञानिकता इसके विश्लेषण में है, इसके मॉडल में है ना? आप प्रकृति के 3 गुणों को ही लीजिए, सत्व, रजस और तमस। सत्व यानी संतुलन, शांति और स्पष्टता, रजस यानी गति, बेचैनी और जुनून, और तमस यानी जड़ता, आलस और अंधेरा। क्या ये आज की साइकोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले पर्सनालिटी टाइप्स या मानसिक अवस्थाओं को समझने का एक फ्रेमवर्क नहीं है? जब हम कहते हैं कि कोई तामसिक मूड में है तो हम उसकी सुस्ती और भ्रम की बात कर रहे होते हैं। जब कोई राजसिक होता है तो वो बेचैन और हमेशा कुछ करने की धुन में रहता है। ये इंसानी मनोविज्ञान को समझने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। मैं इससे इनकार नहीं कर रही कि ये एक उपयोगी मनोवैज्ञानिक मॉडल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये इसे विज्ञान नहीं बनाता। ये एक वर्गीकरण का तरीका है, चीजों को समझने का एक ढांचा। पर मेरा असली मुद्दा अब भी वही है। ये पूरा ढांचा इस अजीब मान्यता पर टिका है कि प्रकृति का अस्तित्व पुरुष के लिए है। ये एक उद्देश्यपूर्ण तर्क है। विज्ञान दुनिया में कोई उद्देश्य नहीं ढूंढता, वो बस प्रक्रियाओं को समझाता है। तो हम घूम फिरकर उसी दार्शनिक सवाल पर वापस आ जाते हैं कि इन दोनों का रिश्ता क्या है और क्यों है। चलिए तो फिर सीधे उस रिश्ते पर ही आते हैं और देखते हैं कि सांख्य दुख और उसके समाधान के बारे में क्या कहता है। शायद यहाँ इसकी व्यवहारिकता और गहराई ज्यादा साफ नजर आएगी। सांख्य के हिसाब से दुख का कारण पुरुष और प्रकृति का मतलब असली जुड़ाव है ही नहीं, बल्कि अज्ञान यानी गलत पहचान है। पुरुष जो शुद्ध चेतना है असल में कभी दुखी होता ही नहीं, उसे बस ऐसा महसूस होता है क्योंकि वो गलती से खुद को इस मन, बुद्धि और शरीर से जोड़ लेता है जो प्रकृति के हिस्से हैं। जैसे ही किसी को विवेक ज्ञान होता है, यानी ये गहरी समझ कि मैं करने वाला नहीं, मैं भोगने वाला नहीं, मैं तो सिर्फ देखने वाला साक्षी हूँ, वो अपने आप ही दुखों से ऊपर उठ जाता है। ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये अपना नजरिया बदलने का एक बहुत गहरा तरीका है। देखिए, यहीं आकर आपकी बात मुझे तार्किक रूप से कमजोर लगती है। ये अपने आप में एक विरोधाभास है। अगर पुरुष स्वभाव से ही शुद्ध, आजाद और सिर्फ देखने वाली चेतना है, तो वो गलत पहचान जैसी गलती कर ही कैसे सकता है? गलती करना तो वो तो कमी की निशानी है, अपूर्णता की। एक पूर्ण शांत दर्शक से चूक कैसे हो सकती है? और यहीं पर आपका वो सिनेमा वाला उदाहरण भी कमजोर पड़ जाता है। कैसे? मुझे तो वो बहुत सटीक लगता है। ऐसे कि सिनेमा हॉल में बैठा दर्शक फिल्म देखने का एक सचेत चुनाव करता है। वो टिकट खरीदता है, हॉल में जाता है, अपनी सीट ढूंढता है। वो एक एक्टिव भागीदार है। लेकिन ये निष्क्रिय, कुछ न करने वाला पुरुष प्रकृति के इस भव्य सिनेमा में खिंचा कैसे चला आता है? उसे इस शो में कौन खींचता है? सांख्य इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता। वो बस ये मान लेता है कि ये अनादिकाल से यानी हमेशा से ऐसा ही है। ये तो जवाब देने से बचना हुआ। ये हमें बताता है कि हम भ्रम में हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि ये भ्रम एक शुद्ध चेतना पर हावी कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि आप इसे बहुत भौतिक रूप से देख रही हैं। ये खिंचाव या जुड़ाव कोई भौतिक घटना नहीं है, ये सिर्फ एक प्रतिबिंब का मामला है। सांख्य इसके लिए एक और बहुत सुंदर उदाहरण देता है। एक साफ क्रिस्टल का। एक पारदर्शी क्रिस्टल का अपना कोई रंग नहीं होता, लेकिन अगर आप उसके पास एक लाल फूल रख दें तो वो क्रिस्टल भी लाल दिखने लगता है। क्या क्रिस्टल सच में लाल हो गया? नहीं, वो तो अभी भी रंगहीन है, बस उस पर फूल का प्रतिबिंब पड़ रहा है। ठीक इसी तरह पुरुष भी बुद्धि पर पड़ने वाले सुख दुख के प्रतिबिंब की वजह से खुद को सुखी या दुखी मानने लगता है। पुरुष कभी बदलता नहीं। विवेक ज्ञान का मतलब है इस प्रतिबिंब और असलियत के फर्क को पहचान लेना। क्रिस्टल का उदाहरण सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं देता। क्रिस्टल भी निष्क्रिय है, फूल भी निष्क्रिय है, और रोशनी का नियम उन्हें जोड़ता है। यहाँ पुरुष तो निष्क्रिय है, लेकिन प्रकृति सक्रिय है।
तो सवाल ये है कि ये सक्रिय बिना चेतना वाली प्रकृति उस निष्क्रिय चेतना पर अपना प्रतिबिंब डालती ही क्यों है? इस रिश्ते का शुरुआती बिंदु क्या है? इस क्यों पर सांख्य पूरी तरह से चुप है। ये कहना कि हमेशा से है दार्शनिक रूप से एक तरह का पलायन है। ये आधुनिक विज्ञान के हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसा है। हम जानते हैं कि दिमाग में न्यूरॉन्स की एक्टिविटी होती है और हम ये भी जानते हैं कि हमें अनुभव होता है, पर ये एक्टिविटी अनुभव बनती कैसे है ये कोई नहीं जानता। सांख्य भी बस ये कह देता है कि ये दो अलग चीजें हैं, पर वो जुड़ती कैसे हैं इस पर वो मौन है। ठीक है, मैं मानता हूं कि ये एक रहस्य है जिसे सांख्य पूरी तरह नहीं खोलता। शायद कुछ चीजें तर्क की पकड़ से बाहर होती हैं। लेकिन चलिए अब इसके सबसे क्रांतिकारी पहलू पर आते हैं, ईश्वर के बिना मोक्ष की कल्पना। मेरे ख्याल से सांख्य का सबसे बड़ा साहस यही है कि ये कहता है कि आपको दुखों से मुक्ति पाने के लिए किसी भगवान, किसी देवता या किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है। ये इंसान को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाता है। आपकी आजादी किसी की कृपा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके अपने ज्ञान, आपके विश्लेषण और आपके विवेक पर निर्भर करती है। आज के इस दौर में जहां बहुत से लोग संगठित धर्मों से हटकर आध्यात्मिकता खोज रहे हैं, सांख्य तर्क और आत्मविश्लेषण पर आधारित एक मजबूत, बौद्धिक और स्वावलंबी रास्ता दिखाता है। मैं मानती हूँ कि ईश्वर की जरूरत को नकारना इस दर्शन को बौद्धिक रूप से बहुत आकर्षक बनाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यही बात इसे आध्यात्मिक रूप से बहुत सूखा और कुछ लोगों के लिए अधूरा भी बना देती है। इंसान सिर्फ तर्क से नहीं जीता, हमारे अंदर भावनाएं हैं, डर हैं, उम्मीदें हैं। बहुत से लोगों के लिए भक्ति, प्रार्थना, समर्पण और किसी बड़ी शक्ति का सहारा मन की शांति के लिए बहुत जरूरी होता है। मेरा सवाल बस इतना है, क्या सिर्फ तर्क और बौद्धिक विश्लेषण यानी विवेक ज्ञान इंसान की गहरी भावनात्मक और अस्तित्व से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए काफी है? क्या सिर्फ चेतना और पदार्थ को दिमागी तौर पर अलग अलग समझ लेने से जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे? शायद दिल का भी कोई रोल होता है, जिसे सांख्य का ये कठोर विश्लेषण पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। अंत में मैं तो यही कहूंगा कि सांख्य का ये बंटवारा बेशक एक चुनौती है, लेकिन ये एक शक्तिशाली फ्रेमवर्क भी है जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने अनुभवों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके साक्षी हैं। पुरुष और प्रकृति के इस बुनियादी फर्क को समझना ही मन और शरीर के स्तर पर होने वाले अनगिनत दुखों से ऊपर उठने का एक साफ, तार्किक और समय से परे का रास्ता है। और ये रास्ता किसी अंधी आस्था पर नहीं, बल्कि गहरे ज्ञान और विवेक पर टिका है। और मैं इस बात पर अपनी बात खत्म करूंगी कि सांख्य दर्शन निस्संदेह एक शानदार बौद्धिक उपलब्धि है। इसने भारतीय सोच को बहुत गहराई से बदला है। लेकिन इसका ये कठोर द्वैतवाद जो पुरुष और प्रकृति को दो अलग अलग हकीकतें मानता है, हमारे अनुभव की दुनिया पर कई बड़े सवाल बिना जवाब दिए छोड़ देता है। चेतना और पदार्थ असल में एक दूसरे पर असर कैसे डालते हैं, ये रहस्य इस दर्शन के अंदर अनसुलझा ही रह जाता है। और जब तक ये बुनियादी पहेली नहीं सुलझती, तब तक इसकी व्यावहारिकता और संपूर्णता मेरे विचार में हमेशा सीमित रहेगी। लेकिन हम दोनों इस बात पर जरूर सहमत हो सकते हैं कि सांख्य हमें उन बुनियादी सवालों से जूझने पर मजबूर करता है जो आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने हजारों साल पहले थे। चेतना क्या है, ये दुनिया कैसे चलती है, और सबसे जरूरी, मेरा असली स्वरूप क्या है? बिल्कुल। और इस बातचीत का मकसद किसी को सही या गलत साबित करना नहीं था, बल्कि इन गहरे सवालों की खोज को और भी गहरा करना था। और सांख्य दर्शन हमें इस खोज के लिए सोचने को बहुत कुछ देता है।